होली की सभी को हार्दिक बधाई। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी माताओं, बहनों, बेटियों और देवियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं। एक नारी की जिंदगी पर 4 पंक्तियों के साथ आरंभ करेंगे कि एक तपती दोपहर है नारियों की जिंदगी, एक पथरीली डगर है नारियों की जिंदगी। चाहे वो अग्नि परीक्षा, चाहे चौसर का विषाद, हर सदी में दांव पर है नारी की जिंदगी। इसीलिए कहता हूँ कि हे नारी, तू अब आवाज उठा, अब शस्त्र उठा, अब अश्रु नहीं तू आंख दिखा। पैरों में तुझको रौंदे जो, उसको करके तू खाक दिखा। आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कौन बनेगा सैकड़ापति में हमारे साथ कार्ड शीट पर मंच साझा करने आ रही हैं एक स्कूल टीचर मीरा मसांता। मैं मीरा मसांता एक बेसिक स्कूल की शिक्षिका हूँ। मैं मथुरा ज़िले के गोवर्धन गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरे हस्बैंड श्री तापस देवनाथ आगरा में ही डॉक्टर कर्ण सिंह इंटर कॉलेज में इंग्लिश के लेक्चरार हैं। हमारे 2 बेटे हैं, गौर सुंदर 10 साल के हैं और श्याम सुंदर 5 साल के हैं। मेरी स्कूली शिक्षा वहीं मेरे गांव की ही है। फिर मैं कुछ साल नवोदय विद्यालय में भी पढ़ी हूँ। इसके बाद दयालवार एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा से बीएससी, उसके बाद बीएड, 2008 में एमएससी कंप्लीट करी। उसी समय विशिष्ट बीटीसी 2008 में मेरा सिलेक्शन बदायूं में हुआ। 2012 में मैं वहां से ट्रांसफ़र लेकर आगरा के सैया ब्लॉक में अब तक पोस्टेड हूँ। मैंने 2 बार टीजीटी का रिटन एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया है, पर इंटरव्यू नहीं निकाल पाई हूँ। छोटे बच्चों के साथ घर और विद्यालय दोनों को बखूबी संभाला है। तालियां बजती रहनी चाहिए। आज का सीट पर हमारे बीच एक प्राइमरी शिक्षिका मीरा मसांता जी बैठी हुई हैं। तो आपको कैसी फीलिंग हो रही है? बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मुझे गेस्ट के रूप में बुलाने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि महिला दिवस के उपलक्ष्य में आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको हार्दिक बधाई। आपको भी और बधाई। होली का त्योहार भी है जी, तो आपको भी हैप्पी होली। हैप्पी होली। तो खेल को शुरू किया जाए। जी बिल्कुल। जैसा कि कुछ रूल्स हैं खेल के, जी। आपके सामने 1 से लेकर 6 तक प्रश्न आएंगे जी। और 2 आपको इस बीच अगर किसी भी प्रश्न पर अटकती हैं तो लाइफलाइन मिलेंगी 2, जिसमें आपको एक 50-50 और एक फ्लिप द क्वेश्चन। और इसमें आपको प्रश्न नंबर 3 पे एकमात्र पड़ाव मिलेगा, क्योंकि प्रश्नों की संख्या हमने कम कर दी है, इसलिए पड़ाव 1 रखा गया है। जी। ठीक है। जब भी कभी आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकती हैं। और आप तो एक शिक्षक हैं, इसलिए जो है आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत 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 आभार। आभार आपका कि आपने मुझे अपने मंच पर बैठने का सौभाग्य दिया। तो खेल शुरू करें। जी। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का चीनी नहीं है? जी। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे ये रहे। ऑप्शन ए दालचीनी, ऑप्शन बी तगार, ऑप्शन सी खांड, ऑप्शन डी बूरा। जी, चीनी इनमें से तीनों चीनी है। तगार, खांड और भूरा तीनों चीनी है, तीनों मीठे होते हैं। दालचीनी जो है एक मसाला है, तो ये मीठा नहीं होता है। तो ऑप्शन ए पर आप लॉक कर दीजिए। ऑप्शन ए को लॉक कर दें? जी। ऑप्शन ए लॉक किया जाए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। दालचीनी जैसा कि एक मसाला है जो भारतीय व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है, और तगार, खांड और बूरा एक चीनी के एक प्रकार हैं। जी। इस खेल का दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। इस वीडियो क्लिप को देखकर अभिनेत्री की पहचान करें। कंप्यूटर महाराज एक वीडियो दिखाएंगे और आपको उस वीडियो फिल्म को देख करके पहचान करना है कि कौन सी अभिनेत्री है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी।
ऑप्शन रखा जाए। जी। ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी तापसी पन्नू, ऑप्शन सी कंगना रनावत, ऑप्शन डी आलिया भट्ट। इसमें आप ऑप्शन सी लगाइए, कंगना रनावत। ऑप्शन सी कंगना रनावत जी। लॉक कर दें। जी। कंप्यूटर महाराज ऑप्शन सी कंगना रनावत को लॉक किया जाए। कंगना रनावत बिल्कुल सही जवाब। ये वीडियो मणिकर्णिका फिल्म के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। ये कविता भी हम लोगों ने बहुत, हाँ, 6 क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ी होगी। पढ़ी है। जैसा कि आपने बताया आप नवोदय से पढ़ी हैं, जी। तो 6 क्लास एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता द्वारा रचित कविता है, वीर रस से है। बिल्कुल बिल्कुल, कंगना रनावत बिल्कुल सही जवाब। इस खेल का तीसरा प्रश्न, जो कि इस खेल का पड़ाव है, आपके स्क्रीन पे ये रहा। मध्यकालीन कृष्ण भक्त मीराबाई किस मुगल बादशाह की समकालीन थी? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अकबर। ऑप्शन सी अकबर जी। लॉक कर दिया जाए। जी। कंप्यूटर महाराज ऑप्शन सी अकबर को लॉक किया जाए। अगर आप हुमायूं कहती तो गलत हो जाती। ऑप्शन सी अकबर बिल्कुल सही जवाब। जैसा कि आपका नाम मीरा है, मेरा नाम है, इस वजह से हाँ, कंप्यूटर महाराज ने जो है आपके नाम के अनुरूप प्रश्न छांट करके रखा है। मीराबाई जो कि भक्ति शाखा की एक कवित्री थी, जो कि मध्यकालीन भारत में हुई हैं, और ऐसा माना जाता है कि कृष्ण भक्त में इतना लीन हो जाती थी कि इनको समाज, दुनिया, घर परिवार कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता था। यहाँ तक कहा जाता है कि कृष्ण भगवान ने इनको दर्शन भी दिए थे। और उस समय जो उनका समकालीन सम्राट था अकबर, तो अकबर इनसे मिलने के लिए भी गया था, क्योंकि बहुत ही सुरीली आवाज़ में गाती थी। तो इनके गाने को सुनने के लिए अकबर वेश बदल करके पब्लिक के बीच जाता है अपने मंत्री तानसेन के साथ में, तो वहाँ मुलाकात भी होती है। तो अकबर बिल्कुल सही जवाब। अब आपने पहला पड़ाव पार कर लिया है। 40 रुपये यहाँ से अवश्य जीत कर जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो खेल को आगे बढ़ाएं उससे पहले कुछ चर्चा हो जाए। तो आप किससे इंस्पायर्ड हैं? देखिए, हर अच्छी काम की शुरुआत घर से ही होती है जी, परिवार से होती है। और किसी भी बच्चे की जो उसकी उन्नति के लिए उसके माँ बाप जो है सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही है। मेरी माँ मेरी प्रेरणा के रूप में मेरे जीवन में आई। मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि, और मेरे पिता मेरी ताकत हैं, जिन्होंने मतलब हमेशा यही कहा है कि तुम मेरे बड़े बेटे हो। जी। एक छोटा भाई है मेरा, पर वो हमेशा मुझे बेटा ही बोलते आए हैं। कभी भी उन्होंने मुझे बेटी होने का ये नहीं कहा कि तुम बेटी हो, तुम अपने भाई से इस चीज में कम हो। ना मेरी माँ ने, ना मेरे पिताजी ने। तो वो मेरी ताकत है हमेशा। तो मैं चाहती हूँ कि हर माँ बाप अगर अपने बच्चे को इसी तरीके से ट्रीट करे, क्योंकि परिवार में ही हाँ, बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं करे, तो समाज ऐसा नहीं बनेगा। क्योंकि बेटी को आत्मविश्वास उसके माँ बाप देंगे, बाद में उसके शिक्षक देंगे, तो वो काम जो है समाज ही, फिर उसके बाद वो समाज में आएगा। पहले माँ बाप, फिर उसके बाद शिक्षक, उसके बाद वो समाज में आ रहा है। तो अगर शुरू से ही हम उसको ये हम बता देंगे कि तुम तेज आवाज में बात नहीं करो, तुम यहाँ नहीं जाओ, तुम ढंग से कपड़े पहनो, तुम तेज क्यों भाग रही हो, अगर इस तरीके से हम उसको रोकेंगे टोकेंगे तो उसका विकास नहीं हो पाएगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा ही नहीं। अगर आप उसको बेटे की तरह ही ट्रीट करेंगे तो उसका आत्मविश्वास शुरू से ही बढ़ेगा। शुरू से बढ़ेगा तो वो एक आदिवासी होने पर भी वो हमारे यहाँ की राष्ट्रपति भी हो सकती है। जी जी बिल्कुल। तो इसलिए बेटे बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए। जी। और हमारे देश की कल्पना चावला भी बन सकती हैं, किरण बेदी बन सकती हैं, हाँ,
तो अगर उन्हें बचपन से ही आत्मविश्वास नहीं मिलता अगर घर से या शिक्षकों से, तो वो नहीं बन पाते। जी हाँ, हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो आपने सुना होगा कि महिला सशक्तिकरण की बात होती है, लेकिन एक तरफ हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माँ को दबा कर रखते हैं हमेशा कि ये महिला है। और चूंकि हमारा समाज हमेशा से पुरुष प्रधान रहा है, प्राचीन समय से ही, बीच में कुछ ऐसे राजवंश रहे हैं जहाँ पर पितृसत्तात्मक सत्ता के अलावा मातृ सत्तात्मक सत्ता भी रही है, देखने को मिलता है। जैसे दक्षिण भारत के सातवाहन शासक हुए, तो वहाँ पर मातृ सत्तात्मक समाज रहा है, लेकिन ज़्यादातर हमारा समाज जो है पितृसत्तात्मक ही रहा है। तो इसीलिए पुरुषवादी सोच लेकर के समाज जीता रहा है, और अब वो समय नहीं रहा, क्योंकि अब महिलाएं जो है काफी आगे बढ़ रही हैं। समाज धीरे धीरे बदल रहा है, ऐसा नहीं है नहीं बदल रहा है। हाँ, समाज बदल रहा है। आज माँ बाप अपने बेटी के साथ बेटी को भी वो अपने बेटे जैसा ही मानते हैं, लेकिन उनको बेटे को भी ये सिखाना चाहिए कि तुम्हें नारी का सम्मान करना। जी। वो भी बचपन से उनको सिखाना चाहिए, बचपन से। सही में, क्योंकि देखिए कोई लड़की है, कोई बेटी है, तो किसी की बेटी होगी, किसी की बहन हो सकती है। अगर हर पुरुष को, हर व्यक्ति को, हर पुरुष व्यक्ति नहीं कहेंगे, हर व्यक्ति को, हर पुरुष को ये बात अगर सिखाई जाए बचपन से ही कि हर बेटी तुम्हारी बहन है और हर बेटी जो है एक पिता की बेटी है, तो इस तरीके से जो गंदी मानसिकता है लोग लेकर के समाज में बाहर निकलते हैं, खास करके पुरुष जैसे आज के समय में युवा हैं, तो ज़्यादातर युवाओं को देखने को मिलता है कि वो बाहर गंदी नज़र से निकलते हैं। इस वजह से बेटियां जो है हमेशा सहमी सी रहती हैं, बाहर निकलने से डरती हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक बच्चों को शुरू से ही, घर से ही ये पाठशाला शुरू होगी। गार्जियन ही सबसे बड़े इसके जो है शिक्षक हो सकते हैं कि अपने बेटों को जो है इस नज़रिए से देखना सिखाएं। बचपन से अगर बेटों को आप सिखाएंगे तो वो अपने आप ही वो सम्मान करेंगे। पहले अपनी माँ का सम्मान करें, बहन का सम्मान करें, तो अपने आप ही वो समाज में अन्य स्त्रियों का सम्मान करेंगे। और साथ में स्त्रियों को भी ये चीज, महिलाओं को भी ये चीज सोचनी चाहिए कि वो अपनी वैल्यू को समझें। वो अपने आप को अगर पीड़ित ही समझेंगे, कमजोर समझेंगे, तो वो कभी भी वो तो एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होंगे। और मेरे पिताजी मेरे ताकत इसलिए भी हैं क्योंकि उन्होंने मेरे हर कदम पर उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने के लिए हमेशा किया है। जब मैं बदायूं में थी पोस्टेड, आपको एक घटना बताती हूँ। जब मैं बदायूं में पोस्टेड थी तब इलेक्शन में मेरा वो पड़ा था, ड्यूटी लगी थी। तो इलेक्शन में ड्यूटी में तब मैं 9 मंथ्स प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे। तो और मेरे हस्बैंड जो कि आगरा में यहाँ पर हैं आपके कॉलेज में, तो वो नहीं आ सकते थे क्योंकि उनकी भी ड्यूटी लगी थी। और मेरी ड्यूटी किसी भी तरीके से नहीं कट रही थी, बहुत कोशिशों के बाद भी ड्यूटी नहीं कटी। तो और कोई पेरेंट होता तो ये कहता कोई जरूरत नहीं है जाने की तुम्हें ड्यूटी में, क्या जरूरत है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पापा ने ये कहा कि नहीं मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो ये समझिए 9 मंथ प्रेग्नेंट एक लेडी 2 दिन सफर करके, और वो क्या पोलिंग पार्टी को ले जाने के लिए ट्रक दिया गया है, उस ट्रक पे चढ़ाना, क्योंकि हमें गांव तो पता नहीं है कौन से गांव में जाना है, पोलिंग पार्टी के संग ही जाना है हमको। एक तो हमारा कोई होम डिस्ट्रिक्ट है नहीं, वो होम डिस्ट्रिक्ट जैसे कि मेरा गोवर्धन है। और तो फिर पापा ने कहा नहीं बेटा ड्यूटी इज मस्ट, वो बहुत जरूरी है, वो करना है। और वो तो फिर ये समझिए कि वो पापा मेरे उस टाइम मेरी ताकत बने। अगर नहीं बनते इस तरीके से, मैं चाहती हूँ कि सभी, आप विश्वास नहीं करें, ट्रक में चढ़ाने के लिए उन्होंने अपने हाथों के ऊपर मेरे पैरों को रख के तब मुझे चढ़ाया। हाँ, और पूरे टाइम जब तक मैं ड्यूटी करती रही, बेटा तुम्हें ये चाहिए खाने के लिए, ये लीजिए बोलो, क्योंकि भूखे पेट उस टाइम रहना नहीं है। 9 मंथ आप समझ सकते हैं, 9 मंथ फुल टाइम होता है प्रेगनेंसी का, उस टाइम पे बैठने में भी पेन हो रहा है। तो वो मेरी ताकत थी और हमेशा से ताकत रहे हर चीज में। उन्होंने मुझे हमेशा कहा है अपने आप करो बेटा, तुम अपने आप करोगी तभी तुम सीखोगी। उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका कि तुम इस लड़के से बात मत करो, क्योंकि वो मुझ पर विश्वास करते थे। वो आत्मविश्वास अगर कोई माँ बाप अपनी बेटी पे करे तो बेटी भी गलत काम करने से डरेगी। क्यों? क्योंकि मेरे पापा ने मुझ पर विश्वास किया है, मेरी माँ ने मुझ पर विश्वास किया, तभी तो मुझे छोड़ा है पढ़ने के लिए हॉस्टल में। तो उनके विश्वास को वो नहीं तोड़ेगी। लेकिन आज की डेट में क्या है, तुम वहां नहीं जाओ, तुम किसी से बात नहीं करो, लड़के से बात नहीं करो, ऊंची आवाज में क्यों बोल रही हो, कोई जा रहा है संग में उसके जा रहे हैं,
लड़की के साथ उसकी माँ जाएगी, बहन जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको उस लड़की पे भरोसा नहीं है। समाज पे हम भरोसा नहीं करते। समाज पे हम भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन अपने बच्चे पर भरोसा तो हम कर सकते हैं। अगर हम बच्चे पे भरोसा करेंगे तभी उस बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा। हमें अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाना है। ज्यादातर ये होता है कि अगर भाई छोटा है 10 साल का है और बहन 18 साल की है तो भी उसके साथ भाई 10 साल के भाई को साथ भेज दिया जाता है। ये नॉर्मली ऐसा होता है। नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन यही इसी चीज को तो खत्म करना है, तभी तो महिला सशक्तिकरण आएगी। और ये महिलाओं को सशक्त करना क्यों पड़ रहा है? महिलाओं को सशक्त करने की जरूरत क्या है? महिला के अंदर वो चीज है जो एक इंसान को, एक जीव को 9 महीने अपने गर्भ में रख सकती है। तो उसमें कितनी, मतलब उसमें ताकत, कितना धैर्य की जरूरत होती है जो एक पुरुष में नहीं है। तभी वो महिलाओं को दिया है। वो सशक्त है अंदर से, लेकिन बस उसकी शक्ति को हमें समाज को जो है उसे उभारना है। वो उभारने का काम एक माँ बाप, एक शिक्षक करते हैं। और मैं बेसिक में पढ़ाती हूँ। मैं छोटी छोटी लड़कियों को, मैं उनको, वो डरती हैं, जैसे कभी किसी लड़के ने उन्हें पीट दिया, रोते हुए हमारे पास आती हैं। ठीक है, तो रोते हुए मैंने कहा क्यों रो रहे हो? कि उस लड़के ने मुझे मारा। कि कैसे मारा उस लड़के ने तुम्हें? तुमने उसको क्यों नहीं लगाया? अच्छा, बच्चों को, जैसा कि आपने बताया, आप शिक्षिका हैं प्राइमरी एजुकेशन में, तो बच्चों को आप किस तरीके से, मतलब कौन से नवाचारी प्रयोग से बच्चों को आप राह दिखाती हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और जो है क्या क्या टूल्स अपनाती हैं कि बच्चे आगे चल करके देश का नाम रोशन करें, राष्ट्र की उन्नति हो? तो ऐसा क्या इनोवेशन करती हैं, क्या नवाचार करती हैं बच्चों के साथ टीचिंग में? कुछ अलग हट करके करती होंगी ना? बच्चों को हम लोग डिफरेंट तरीके से पढ़ाते हैं। देखिए, छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए हमें भी छोटा बनना पड़ता है, उनकी तरह ही पढ़ाना पड़ता है, तभी वो बच्चे समझेंगे। अब बड़ी क्लासेस में क्या है, आप लोग जैसे जाते हैं, लेक्चर देते हैं, बच्चों ने कितना समझा क्या, हमें एक एक बच्चे को देखना पड़ता है। छोटे बच्चे, कुछ बच्चे हैं हम पढ़ा रहे हैं तो वो कहीं और ध्यान दे रहे हैं, किसी और चीज में ध्यान है उनका, पर उनको उनकी तरीके से पढ़ाना है। गतिविधि के आधार पर पढ़ाया जाता है। हमारे बीच बीच में ट्रेनिंग्स होते हैं। हम लोग अब जो है टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, दीक्षा ऐप है, रीड अलोंग ऐप है, ई पाठशाला है, ये सब चीजों से आप बुक्स वगैरह इतने, मतलब गवर्नमेंट इतना खर्चा कर रही है बुक्स में। आप जो है चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के ऊपर स्कैन दे रखा है, उसको स्कैन करते ही आपका पूरा चैप्टर आपको पढ़ाते हुए टीचर आ जाएगा, उसको बच्चे सुनेंगे। उनके लिए एक नई चीज है। गांव के लोगों के पास तो ये चीजें हैं नहीं ना, तो उनके लिए वो जल्दी सीखेंगे इन चीजों से। अगर आप उनको ऑडियो विजुअल के थ्रू हम पढ़ाते हैं तो वो ज्यादा जल्दी सीखते हैं उस चीज। और गतिविधि के थ्रू सिखाएंगे हम, जैसे खेल खेल में सिखाना। गार्जियंस, जो भी ऑडियंस हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग प्राइवेट स्कूल में बच्चों को अपने भेजते हैं, फीस भी अधिक है वहाँ पर, लेकिन इस समय सरकार प्राइमरी एजुकेशन जो सरकारी संस्थान है वहाँ पर सरकार पैसा ट्रेनिंग पे शिक्षकों में बहुत खर्चा कर रही है, और नई लर्निंग विधि, इनोवेशन के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्कूल में पढ़ाई हो रही है। और आने वाले समय में हो सकता है सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो जाए, बोर्ड भी डिजिटल हो जाए। इसलिए जो भी अभिभावक अपने छोटे बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, फीस ज़्यादा लग रहा है वहाँ पर, तो उससे मैं यही गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिल करिए और वहाँ से बहुत कुछ मिलेगा। हम लोग भी तो सरकारी स्कूल से ही पढ़े हैं और आज अपने अपने क्षेत्र में हम लोग भी झंडे गाड़ रहे हैं, तो इसलिए भागना क्यों प्राइवेट स्कूलों के पीछे, जहाँ हमने तो देखा है अपने क्षेत्र में प्राइवेट स्कूल में वो बच्चे पढ़ाते हैं जो अधिकांशतः 1-2 बार फेल हो चुके होते हैं बोर्ड परीक्षाओं में। तो ऐसे संस्थानों से बचें और सरकारी स्कूल की तरफ बच्चों को मोटिवेट कीजिए, अपने बच्चों को भेजिए। और कुछ कहना चाहेंगे? और ये कहना चाहती हूँ कि जो प्राइवेट स्कूल में जो बच्चा पढ़ नहीं सकता, पेरेंट्स सरकारी स्कूल में उसको लाकर डालते हैं। जो बिल्कुल प्राइवेट स्कूल में पढ़ नहीं सकता उसको लेकर आते हैं और उसको हम अच्छी तरीके से पढ़ाकर, और जो है बाहर खेल खेल की विधि से हम पढ़ाते हैं, उनको खेल खिलाते हैं। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए छोटा बनना पड़ता है जी, बिल्कुल। ये नहीं कि हम एक तैयार करके आ गए और उनको पढ़ा दिया, नहीं। हर एक का दिमाग अलग है, उनका ध्यान अपने ऊपर आकर्षित करना कि हाँ वो हमें सुने नहीं होता है। छोटे बच्चे के साथ छोटा होना पड़ता है। खेल को आगे बढ़ाएं। इस खेल का चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए रेखा शर्मा, ऑप्शन बी स्मृति ईरानी, ऑप्शन सी मेनका गांधी, ऑप्शन डी मीरा कुमार। मेरे पास लाइफ लाइन है। बिल्कुल, आपके पास दोनों लाइफ लाइन जीवित हैं। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ यहाँ, आप प्लीज लाइफ लाइन में यूज करना चाहूंगी। बिल्कुल, कौन सा लाइफ लाइन यूज करेंगे? मैं फ्लिप द क्वेश्चन। कंप्यूटर महाराज, फ्लिप द क्वेश्चन अंकित किया जाए। क्वेश्चन को हटाने से पहले इसका जवाब जानना चाहेंगे। गेस करिए कौन सा आंसर आपके अनुसार सही होगा। मुझे लगता है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जी। कंप्यूटर महाराज, ऑप्शन बी स्मृति ईरानी को लॉक किया जाए। ओहो, बच गई हैं आप। ऑप्शन ए रेखा शर्मा सही हो मुझे आंसर। इन दोनों में ही थोड़ा कंफ्यूज था। स्मृति ईरानी कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री हैं। मेनका गांधी सांसद हैं वर्तमान में। मीरा कुमार भारत की लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो अब आपके सामने एक नया प्रश्न आएगा। जी। नया प्रश्न ये रहा। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के मन से उत्पन्न हुई मानसी गंगा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी वृंदावन, ऑप्शन सी गोवर्धन, ऑप्शन डी नंदगांव। जी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गोवर्धन, जहाँ की मैं निवासी हूँ। जी। और मानसी गंगा, इसको तो मैंने बचपन से देखा है। भगवान श्री कृष्ण के मन से उत्पन्न हुई है। क्या करें, लॉक कर दें? जी। कंप्यूटर महाराज, ऑप्शन सी गोवर्धन को लॉक किया जाए। गोवर्धन बिल्कुल सही जवाब। तो मानसी गंगा क्यों कहा जाता है? मानसी गंगा क्योंकि भगवान के मन से उत्पन्न हुई, इसलिए मानसी गंगा। जब ऐसे एक कथा है, जैसे नंद बाबा जब गंगा स्नान की उनकी इच्छा हुई थी। जी जी। तो उन्होंने कहा था कि पिता को गंगा स्नान की इच्छा हुई है, तो कृष्ण भगवान ने तब उस टाइम पर अपने मन से गंगा को यहाँ उत्पन्न किया था। जी। तो उसी को मानसी गंगा के नाम से जो है, मतलब गंगा जी खुद यहाँ प्रकट हुई आके। हाँ, इसके पीछे कई कहानियां हैं। एक प्रचलित कहानी ये भी है कि जैसा कि इनके मामा कंस जी इनको मारने के लिए कई बार प्रयत्न किए, तो एक बार जो है एक गाय के रूप में एक राक्षस आई हुई थी इनको मारने के लिए, तो उसकी हत्या कर दी। अब इनके जो सखा थे, इनकी जो सखियां थी, उन्हें तो ये लगा कि गाय को मारा है जी। तो उन्होंने कहा कि गौ हत्या हुई है, गंगा स्नान करके आओ तब गौ हत्या धुलेगी। और वो है आपका श्याम कुंड और राधा कुंड। ये जो आपने कथा बताई है, ये गौ हत्या वाली, ये श्याम कुंड का है। अच्छा। हाँ जी, वो श्याम कुंड बना था उस टाइम पर। अच्छा। जब उन्होंने श्याम कुंड क्या है, सभी उन्होंने कहा था गौ हत्या की है आपने, केवल गंगा नहीं सारे तीर्थों का वास हो जी। तो उन्होंने फिर जो है अपनी बंसी से वहां पर गड्ढा करके और वहीं सभी तीर्थों को बुलाया था। हाँ, सारे तीर्थ वहीं को। पर पुष्कर तीर्थ जो था वो रात के 12 बजे से सुबह 4 बजे तक ही आता है। अच्छा। हाँ, ये है। अच्छा। तो उस टाइम पे पुष्कर तीर्थ जो अहुई अष्टमी जो मनाया जाता है दीपावली के बाद, तो उस टाइम पे, दीपावली से पहले होता है शायद अहुई अष्टमी, तो उस टाइम पे जो संतान के लिए जो व्रत रखा जाता है अष्टमी महिलाएं रखती हैं, वो दिन था जिस दिन पुष्कर तीर्थ आया था। तो उसकी मान्यता है आज भी राधा कुंड श्याम कुंड में उस दिन स्नान होता है जी। कहते हैं कि सारे तीर्थ वहां आते हैं। तो जब श्री कृष्ण भगवान जब वहां पर नहाए तो राधा रानी ने तब सोचा कि अरे तो तुम ही विख्यात हो गए, तुम ही प्रसिद्ध हो गए, मैं तो नहीं हो पाई। तब उन्होंने अपने कंगन से ऐसे करके गड्ढा करके तो वो श्याम कुंड का पानी राधा कुंड में डाला, राधा कुंड बना। तो श्याम कुंड से ज्यादा प्रसिद्ध राधा कुंड है, उसकी मान्यता ज्यादा है। और आप राधा कुंड की रहने वाली? राधा कुंड मेरा ससुराल है। अच्छा, ससुराल है जी। जी। और मायका गोवर्धन? मायका गोवर्धन। और परिक्रमा तो मैंने अपने पिताजी के कंधे पे बैठ के खूब लगाई है बचपन से जी। और अभी भी जब गिरिराज जी की कृपा होती है तो जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। मैंने भी लगाई। बच्चों से भी इस बार तो गए थे, बच्चों ने भी लगाया पैर, खाली पैर से। अच्छा। हाँ, नंगे पैर से? हाँ, नंगे पैर से। पैरों से लगाना तो चलो चलता है, लोग बाग तो दंडवती भी करते हैं, लेट कर भी लगाते हैं। हाँ, देखा है। इतनी मतलब मान्यता। अभी होली के टाइम पे तो ये समझिए इतना भीड़ है
कि मतलब वहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। इस समय लठमार होली वगैरह कुंड में स्नान का उतना ही महत्व है जी। पर राधा कुंड में स्नान का तो हमेशा ही महत्व है, पर अभी अष्टमी को वही दिन जो आपने बताया कि जो बैल के रूप में जो आया था जो असुर, उसको मारा था, इस वजह से राधा रानी ने कहा था हम आपके साथ रास नहीं करेंगे क्योंकि आपको गौ हत्या का पाप लगा है जी। आप सारे तीर्थों में नहा करो। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि सारे तीर्थों में नहाने की क्या आवश्यकता, मैं सारे तीर्थों को यहीं बुला लेता हूँ। तो वो सारे तीर्थ यहाँ हैं, आपको सारे तीर्थों पे जाने की जरूरत नहीं, आप राधा कुंड में स्नान कर ले, सारे तीर्थों के स्नान का फल वहीं मिलता है जी। तो इतनी अच्छी जगह से हम बिलोंग करते हैं। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और मैं तो दर्शकों से भी कहूँगा कि अगर जब भी मौका मिले तो आप परिक्रमा अवश्य लगाइए गोवर्धन की, और आपका मन अशांत हो, मनोकामना जरूर, या आपकी कोई मनोकामना हो तो आप वहाँ परिक्रमा लगाइए। परिक्रमा लगाने से मन भी शांत होता है और आपका मनोकामना जरूर पूरी होती है। गिरिराज जी की इतनी मतलब वो है, आप मतलब साक्षात हैं, जिनको भगवान ने खुद अपने उंगली में उठाया है वो अभी तक साक्षात वहाँ मौजूद हैं। बाकी चीजें तो नहीं देखने को इतनी मिलती, मंदिर तरह तरीके के मंदिर बन गए हैं, सब बन गए, लेकिन गिरिराज जी अभी तक वही चीज है जी। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। खेल को आगे बढ़ाया जाए जी। इस खेल का 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। शिक्षा भारतीय संविधान की किस सूची का विषय है? ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी अवशिष्ट विषय। शिक्षा भारतीय संविधान के किस सूची का विषय है? ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी अवशिष्ट विषय। जी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची लॉक कर दिया जाए जी। कमिटी महाराज ऑप्शन सी समवर्ती सूची को लॉक किया जाए। अगर आप ऑप्शन ए संघ सूची कहती तो गलत हो जाती, राज्य सूची भी गलत होती, समवर्ती सूची बिल्कुल सही होगा। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख मिलता है, संघ सूची अर्थात केंद्र सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची या केंद्र सूची में केंद्र सरकार विधान बनाती है, नियम कानून बनाती है, और राज्य सूची की बात करें तो जो राज्य है, स्टेट जिसको बोलते हैं, तो स्टेट की गवर्नमेंट वहाँ पर काम करती है, उसमें कानून बनाती है। और समवर्ती सूची जो है, इसमें राज्य और केंद्र दोनों को अधिकार होता है उस विषय में कानून बनाने का। तो शिक्षा जो कि पहले राज्य सूची का विषय था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इसलिए आपने देखा होगा अभी नई शिक्षा नीति लागू हुई है, केंद्र ने लागू कर दिया है और राज्यों में धीरे धीरे करके लागू होंगे। राज्य चाहे तो लागू करें और चाहे तो ना लागू करें, क्योंकि वो समवर्ती सूची का विषय है। तो समवर्ती सूची सही जवाब। अब आप 100 रुपये जीत चुकी हैं। अब आपके सामने इस खेल का जैकपॉट प्रश्न जो कि 6वां प्रश्न है, 500 रुपये के लिए आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रैंड स्लैम क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑप्शन बी फ्रेंच ओपन, ऑप्शन सी विंबलडन ओपन, ऑप्शन डी यूएस ओपन। इसका सही उत्तर है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन, इसको विस्तार से बताएं। आप देखती हैं? मैं टेनिस में मेरे हस्बैंड का बहुत रुचि है, तो उनकी वजह से ही मैं देखती हूँ टेनिस। तो मैं देखती हूँ तो क्ले कोर्ट पर फ्रेंच ओपन ही खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये घास पे खेला जाता है। विंबलडन आपका यूएस ओपन, विंबलडन ओपन जो है कारपेट पर खेला जाता है जी। फ्रेंच ओपन लॉक कर दें जी। कंप्यूटर महाराज ऑप्शन बी फ्रेंच ओपन को लॉक किया जाए। जैसा कि आप बता रही थी जी, फ्रेंच ओपन के 13-14 बार विनर रहे हैं फ्रेंच ओपन राफेल नडाल, जो कि मेरे हस्बैंड के बहुत फेवरेट हैं। तो फ्रेंच ओपन तो मतलब कभी नहीं छोड़ते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो फ्रेंच ओपन बिल्कुल सही जवाब।
आप जो है आपने जैकपॉट प्रश्न जीत लिया है। हाँ जी। और जैसा कि आप बता रही थी जो है 3 प्रकार के कोर्ट होते हैं जी। जिसपे टेनिस खेली जाती है, आउटडोर टेनिस, हार्ड कोर्ट और ग्रास कोर्ट और क्ले कोर्ट। हाँ, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर और विंबलडन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है और यूएस ओपन जो है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। बिल्कुल। और फ्रेंच ओपन जो है क्ले कोर्ट पर, और इसको लाल बजरी कोर्ट भी कहते हैं। जैसा कि राफेल नडाल आपने बताया, ये इसके जो किंग, बादशाह के रूप में जाने जाते हैं क्ले कोर्ट के। तो बहुत सही आपने बताया, पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया। और हमारे इस खेल में जो है शायद आप चौथी या 5वीं कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने जैकपॉट प्रश्न खेला है। और एक चीज ये भी रहा है कि जो भी गेस्ट हमारे इस एपिसोड में आए हैं तो सभी गेस्ट ने जो है जैकपॉट प्रश्न खेला है और जीता भी है। तो आप गेस्ट बुलाते ही इतने बढ़िया। अंत में मैं यही बोलना चाहती हूँ कि नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो, हर जान का तुम ही तो आधार हो, नफरत की दुनिया में तुम ही तो प्यार हो। उठो, अपने अस्तित्व को संभालो, केवल एक ही नहीं हर दिन के लिए तुम खास हो, केवल एक ही नहीं हर दिन के लिए तुम खास हो। आप अपनी ज्ञापन संस्था के लिए इतना कुछ करते हैं, बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, तो मैं अपने जीती हुई धनराशि आपकी संस्था के लिए देना चाहती हूँ। आप बच्चों के लिए इसका यूज करें प्लीज। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। आपने मुझे मंच पे बुलाया, यही मेरे लिए बहुत सौभाग्य है। बस तन से है नाजुक जरा पर मन में है शक्ति भारी, ठान ले तो क्या नहीं कर सकती आज की नारी, ठान ले तो क्या नहीं कर सकती आज की नारी।